नमस्कार दोस्तों, मैं सोम विश्वकर्मा डीएलपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम यह जानेंगे कि कोरोना वायरस हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को कैसे प्रभावित करता है। तो इसका बेस हमने एक एयर यूनिवर्सिटी में जो शोध करता है उनके लेख से लिया है। तो उनने ये लेख ऑनलाइन प्रकाशित किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि जो कोरोना वायरस है वो हमारे फेफड़ों के अतिरिक्त हमारे मस्तिष्क को किस प्रकार प्रभावित करता है और इससे जो मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं वो कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं। तो इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि ये शोध कहाँ पर हुआ था, ये शोध को किसने किया था और मस्तिष्क के हमारे कौन कौन से भाग इससे प्रभावित होते हैं और इसका जो जीवन शैली है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्या प्रभाव दिखते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि अन्य शोधकर्ताओं ने इसके बारे में क्या हमको बताया है और इसके बाद में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं के छात्र हैं तो आप कितने पानी में हैं। ठीक है, यदि आपका उसका आंसर बनता है तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इन आईडीज़ को फॉलो कर लेना है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आप मुझे लेक्चर से संबंधित जो डाउट हैं उनको पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप यदि जो लेक्चर है उसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए, उस पर आपको सभी लेक्चरों की पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलो लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि जो वर्ल्ड है और जो हमारा देश है तो इसमें अभी प्रेजेंट टाइम पर एक्टिव कितने कोरोना वायरस के केस हैं, कितनी डेथ हो चुकी हैं और कितने लोगों ने रिकवर कर लिया है। तो जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस हैं। इसमें जो डेथें हैं ये लगभग 11 लाख से ऊपर हो चुकी हैं और इसके साथ में जो रिकवरी रेट है वो लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें रिकवर कर चुके हैं। इंडिया की स्थिति देखें तो इंडिया में लगभग 76,45,741 केस हैं और इसके साथ में जो लगभग 1,15,888 मौत हो चुकी हैं और इसके साथ में लगभग हमारे 67,88,363 जो लोग हैं वो रिकवर कर चुके हैं। चलो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के मामले पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं। ये महामारी अलग अलग लक्षणों से लोगों को संक्रमित कर रही है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना वायरस का असर फेफड़ों, किडनी और दिल पर ज्यादा पड़ता है, परंतु एक स्टडी के अनुसार कोरोना वायरस दिमाग पर भी असर करता है। यह वायरस मस्तिष्क की कोशिकाओं को कई गुना तेजी से संक्रमित कर सकता है। तो जो कोरोना वायरस है तो ये क्या करता है कि जैसे ही हमारे मस्तिष्क में या हमारे श्वसन तंत्र के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये जो अन्य कोशिकाएं होती हैं तो उनमें अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी बहुत ही जल्दी अपने आप को द्विगुणित करता है, यानी बढ़ता जाता है और अन्य कोशिकाओं को ये मारता जाता है। जैसे अब देखें कि एक नए अध्ययन में पहला स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि कुछ लोगों में कोरोना वायरस मस्तिष्क की कोशिकाओं पर हमला करता है और मस्तिष्क की कोशिकाओं को हाईजैक करके खुद की कॉपी बनाना शुरू कर देता है। यह वायरस आसपास के सभी ऑक्सीजन को भी चूस लेता है, जिसके कारण आसपास की कोशिकाओं की भी मृत्यु होने लगती है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि जो पेशेंट कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उनमें न्यूरोलॉजिकल लक्षण पाए जाते हैं। अब जो न्यूरोलॉजिकल होता है तो न्यूरोलॉजिकल का अर्थ होता है दिमाग से जुड़ी समस्याएं, यानी जो भी दिमाग से जुड़ी समस्याएं होती हैं वो न्यूरोलॉजिकल लक्षण में आती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा थकावट होना, उबासी आना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, इसके अलावा अन्य समस्याएं। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या क्या है, जैसे सर में दर्द होना, कुछ भी समझ नहीं आना इत्यादि ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस पर और अभी भी रिसर्च चल रही है और काफी रिसर्च होना बाकी है। ये एक छोटी सी रिसर्च थी। ठीक है, इसके बाद में यदि मस्तिष्क संक्रमित हो जाता है तो यह एक घातक परिणाम हो सकता है। अब जो ये स्टडी है ये कहाँ पर हुई थी, तो इस स्टडी को याद रखिएगा। जो ये स्टडी है ये हमारे
जो एल विश्वविद्यालय है, एल विश्वविद्यालय में हुई थी। और इसको किसने किया था? प्रतिरक्षाविद। प्रतिरक्षाविद कहलाते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट, जो प्रतिरक्षा के बारे में जांच करते हैं, जो वैक्सीन वगैरह को तैयार करते हैं। तो एक प्रतिरक्षाविद थे अकीको इवासाकी। अकीको इवासाकी ने इस स्टडी को कंडक्ट किया था या स्टडी का नेतृत्व किया था और उनने इसके कुछ परिणाम बताए थे। तो जो ये अध्ययन था इसको ऑनलाइन पोस्ट किया गया था और अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है, लेकिन कई शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह सावधान और सुरुचिपूर्ण था। कई तरीकों से दिखा रहा है कि वायरस मस्तिष्क की कोशिकाओं को संक्रमित करता है। तो नए अध्ययन में इवासाकी और उनके सहयोगियों ने मस्तिष्क के संक्रमण को 3 तरीकों से प्रलेखित किया। तो इनने जो 3 तरीके थे वो मतलब मस्तिष्क के बारे में जब ये अध्ययन कर रहे थे कि मस्तिष्क को कोरोना वायरस कैसे प्रभावित करता है, तो इनने 3 तरीकों का सहारा लिया। पहला तरीका है माउस मॉडल के जरिए, दूसरा है कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊतकों को देखा गया। ठीक है, माउस मॉडल में जो चूहे हैं इनके ऊपर प्रयोग किया गया, और जो मरने वाले, दूसरे तरीके में इन्होंने क्या किया कि जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनके मस्तिष्क में जो ऊतक थे उनको अध्ययन किया गया। और तीसरा किया गया एक प्रयोगशाला डिश में मस्तिष्क कोशिकाओं के समूह की नकल करने के लिए दिमाग की 3 आयामी संरचना जिसको हम 3 डायमेंशनल के नाम से जानते हैं और जिसे हम और शॉर्ट में 3D संरचना कहते हैं। 3D संरचना में क्या होता है कि इसमें हमें कोई भी जो चीज है उसकी लंबाई, गहराई और ऊंचाई, मतलब तीनों चीजें हमें दिख जाती हैं। ठीक है, तो इन 3 से किया गया। अब जो कोरोना वायरस तेजी से सिनेप्स की संख्या को कम करने लगता है, यानी न्यूरॉन्स के बीच के संबंध को वायरस ACE2 नामक सतह पर एक प्रोटीन के माध्यम से एक कोशिका को संक्रमित करता है। यह प्रोटीन पूरे शरीर में और विशेष रूप से फेफड़ों में दिखाई देता है। तो जो कोरोना वायरस है ये तेजी से क्या कर रहा है? सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स होता है हमारे जो सॉरी मिट गया है जो सिनेप्स होता है ये हमारे जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, ये हमारा मस्तिष्क है। तो ये मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं तो इनके बीच में जो तरल द्रव भरा रहता है इसको सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, जिनके बीच में कोशिकाओं का आदान प्रदान चलता है, अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखते हैं। तो ये सिनेप्स की संख्या को कम कर देता है, जिससे जो कोशिकाएं होती हैं अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। इसके बाद में लगता है न्यूरॉन्स के। ठीक है, तो जो ये क्या करता है कि जो ACE क्या कहलाता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इसकी मदद से एक प्रोटीन सतह बनाता है और इससे क्या करता है कि जो सिनेप्स है इसको मतलब कम करते जाता है और जो कोशिका है उनमें से ऑक्सीजन खींचते जाता है। जैसे कोशिकाओं से ऑक्सीजन खत्म होती है, कोशिकाएं क्या होने लगती हैं? मरने लगती हैं। और जो ये संक्रमण है ये विशेष रूप से कहां पर देखा जाता है? फेफड़ों में। लेकिन ये स्टडी में ये भी बताया गया है कि ये हमारे ब्रेन को भी प्रभावित करता है। अब थोड़ा मस्तिष्क के बारे में जान लें। तो जो हमारा मस्तिष्क है तो इसमें कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस और फिर तुम्हारा एमाइगडाला, पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये कई ग्रंथियों को संचालित करती है, कई हार्मोन्सों का स्त्रावण करती है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं और यह हमारे जो मस्तिष्क है इसकी मास्टर ग्रंथि भी कहलाई जाती है। इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहती है क्योंकि ये कई हार्मोन्सों को प्रभावित करती है और बहुत से कार्य करती है। ठीक है, फिर हिप्पोकैम्पस और फिर स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, इसमें न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कि पूरे शरीर को नियंत्रित करते हैं और इसका नियंत्रण कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है, स्पाइनल कॉर्ड का। फिर स्पॉन्स, फिर सेरेबेलम, फिर है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा है इसमें हमारे जो शरीर है तो शरीर के जो विभिन्न तंत्र हैं जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया इत्यादि, और इन सभी के जो केंद्र होते हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। यानी मेड्यूला ऑब्लांगेटा से ही हमारे जो ये तंत्र होते हैं इनको संचालित किया जाता है। तो अब जो कोरोना वायरस होता है वो इन्हीं सबकी कोशिकाओं को प्रभावित करता है। जब इन सबकी कोशिकाओं को प्रभावित करेगा तो इनसे इनके कार्य प्रभावित होंगे। तो जिन जिन तंत्रों के यहाँ पर केंद्र स्थित है हमारे शरीर में तो वो तंत्र भी इससे क्या होंगे? प्रभावित होंगे। तो ये समस्या कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न होती हैं।
तो अब इसके बाद में हम माउस मॉडल के बारे में जानते हैं कि जो लवास्की थे तो उनका इवाशाकी थे तो उनका जो माउस मॉडल था वो क्या था। तो इवाशाकी ने क्या किया कि दो प्रकार के चूहों को लिया, या ऐसा कहें कि चूहों के दो समूह लिए, समूह ए और समूह बी। तो समूह ए में जो चूहे लिए तो उनने क्या किया कि इसमें कोरोना वायरस के ACE2 रिसेप्टर से मस्तिष्क को प्रभावित किया। और जो समूह बी है तो समूह बी में जो इन्होंने चूहे लिए उसमें जो ACE रिसेप्टर है इससे कोरोना वायरस से उन्होंने जो चूहे थे उनके फेफड़ों को प्रभावित किया। तो जो समूह ए जिनमें कोरोना वायरस के मस्तिष्क को मतलब कोरोना वायरस से चूहों के मस्तिष्क को प्रभावित किया गया था, तो वे चूहे 6 दिन से ज्यादा नहीं जी पाए और उनकी मौत हो गई। लेकिन जो समूह बी थे जिनमें कोरोना वायरस के ACE रिसेप्टर से उनके फेफड़ों को प्रभावित किया गया था, तो वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर गए। यानी इसका मतलब क्या है, इससे जो इवासाकी है इनका कहने का ये मतलब है कि जो कोरोना वायरस है ये जब दिमाग को इफेक्ट करता है तो ये फेफड़ों को इफेक्ट करने से ज्यादा खतरनाक होता है, यानी इसमें मरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं जब कोरोना वायरस हमारे दिमाग को इफेक्ट करता है। तो जो इवासाकी थे तो उन्होंने अब इसमें कुछ लक्षण देखे, तो उन्होंने देखा कि जो चूहे थे जो दिमाग में जो उनके दिमाग था उनको कोरोना वायरस से संक्रमित किया गया था, तो वो तेजी से वजन कम किया और 6 दिनों के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो फेफड़े से संक्रमित थे उनने ऐसा नहीं किया। माउस अध्ययनों से जुड़ी कैविटीज के बावजूद परिणाम अभी भी सुझाव देते हैं कि मस्तिष्क में वायरस का संक्रमण श्वसन संक्रमण इवासाकी की तुलना में अधिक घातक हो सकता है। ठीक है, इसलिए कोरोना वायरस को हल्के में मत लेना। अब इसके बाद में जो अन्य शोधकर्ताओं के अनुसार अब इवासाकी ने जो चीज बताई है, अब इस चीज की कि जो मस्तिष्क है इसको कोरोना वायरस ज्यादा इफेक्ट करता है या इसको इफेक्ट करना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अन्य शोधकर्ता भी इस बारे में अपना मत प्रदान करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी मेडिकल। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी मेडिकल है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जो कॉलेज शोधार्थियों ने दावा किया है कि उदासी और घबराहट भी रोग का लक्षण हो सकता है। यानी जो कोरोना वायरस से संक्रमित है उसको उदासी और घबराहट भी हो सकती है, और ऐसा तब देखने को मिलता है जब वायरस तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे यदि आप 10वीं क्लास को ढंग से पढ़ा है तो। ठीक है, फिर इसके बाद में जो शोधकर्ता डॉक्टर अहमद सैद घाट हैं, उनके मुताबिक 114 मरीजों पर अध्ययन के बाद यह परिणाम सामने आया, इनमें कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण बुखार, सर्दी, जुकाम भी थे। शोध में बताया गया कि 47.4% लोग लक्षणों के बाद उदास रहने लगे थे और 21.1% लोगों ने यह कहा कि संक्रमण के बाद उनमें उदासीनता आई। 44.7% मरीजों में हल्की व 10.5% गंभीर रूप से चिंता में थे। यानी हो क्या रहा है, जो शोधकर्ता डॉक्टर अहमद सैद घाट हैं तो इनने देखा कि जो कोरोना वायरस से लोग ठीक हो चुके हैं या जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तो उनमें जो उदासी है, उदासी की दर बढ़ रही है, उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, और उनमें देखो जो सामान्य लक्षण है सर्दी जुकाम ये तो है ही, लेकिन जो उदासी है और जो चिंता है ये दो नए लक्षण देखेगा। अब जो उदासी और चिंता ये हमारे मुख्य रूप से हमारे जो मस्तिष्क की क्रिया है उनसे संबंधित रहती हैं। तो इससे मतलब ये लोग भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस ये हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। इसके बाद में जो उत्तरी फ्रांस में स्थित स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय के अस्पताल से डॉक्टर जूली का कहना है कि मरीज बेहद उत्तेजित थे, कई को न्यूरोलॉजिकल समस्याएं थी। अब जो न्यूरोलॉजिकल है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, न्यूरोलॉजिकल जो शब्द है ये न्यूरोलॉजी से बना है। न्यूरोलॉजी क्या कहलाता है, न्यूरो शब्द न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन वो कोशिकाएं कहलाती हैं जो हमारे तंत्र का निर्माण करती हैं। तो जो न्यूरोलॉजी है तो इसमें वो समस्याएं आती हैं जो मस्तिष्क से संबंधित होती हैं या हमारे तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती हैं। मुख्य रूप से भ्रम और प्रलाप जैसी दिक्कतें यही पूरी तरह से सामान्य और डरावना था। खासकर इस बात के बारे में ठीक है, तो मुख्य रूप से जो भ्रम और प्रलाप जैसी दिक्कतें यह पूरी तरह से असामान्य और डरावना था, खासकर इसलिए क्योंकि हमारे द्वारा जिनका इलाज किया गया उनमें से बहुत से लोग काफी युवा थे। वे 30 से 49 वर्ष के थे और कुछ को तो सिर्फ 18 साल के थे। तो जो
स्टारबर्ग विश्वविद्यालय जो फ्रांस में स्थित है, तो इसकी एक डॉक्टर है जूली, तो इन्होंने जिनने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया, तो इनने ये बताया कि जो वो मरीज थे तो उनमें क्या क्या समस्याएं थी। एक तो ये था कि उनने ये देखा कि इनमें बहुत ज्यादा दुख देखा गया, यानी बहुत ज्यादा दुखी थे। और इसके बाद में इनने ये देखा कि इनमें जो मतलब असामान्य और डरावने रूप से थे, जैसे बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाना, बहुत जल्दी निराश हो जाना। और एक चीज इसमें जो चिंता वाली ये है कि इसमें जो लोग थे वो यहाँ पर आप देखिए ज्यादातर जवान लोग थे, 30 से लेके 49 वर्ष के बीच के। ठीक है, तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना वायरस केवल जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्हीं को प्रभावित करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो जवान लोग हैं उनको भी प्रभावित करता है। और यहाँ पर एक चीज और बताइए डॉक्टर जूली ने कि जो और कुछ तो सिर्फ 18 के थे, यानी 18 वर्ष क्या कहलाता है, जो एक ऐसी है जिसमें हम वयस्क होते हैं, जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो कोरोना वायरस को सीरियस लीजिए और इसमें लापरवाही ना बरतिए। इसके बाद में यहाँ तक कि फरवरी में चीन के शोधकर्ताओं ने वुहान शहर के रोगियों पर एक अध्ययन के बाद यह पाया था कि कोरोना वायरस संक्रमण का असर लोगों के मस्तिष्क पर भी हुआ। अब वुहान के बारे में तो आपको नहीं बताना पड़ेगा कि वुहान कहाँ पर स्थित है, ये चीन में है। तो वहां के भी जो शोधकर्ता थे तो इन्होंने भी ये मतलब इस बात की पुष्टि की कि जो कोरोना वायरस है हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अब कोविड-19 के मरीजों में किस प्रकार की न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें हो रही हैं, अब इस बारे में हम देखते हैं। तो कुछ अध्ययनों में यह पता चला है कि कोविड-19 के रोगियों को कुछ न्यूरोलॉजिकल परेशानियां होती हैं। इस अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के मरीजों में सिरदर्द, सूंघने की शक्ति में कमी और शरीर में हल्की झंझनाहट और जैसे हल्के लक्षणों के अलावा बोलने में असमर्थता, दिल का दौरा या अन्य दौरे पड़ने जैसे गंभीर लक्षण भी शामिल हैं। ठीक है, और जैसे अब जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस से ठीक हो चुका है तो उनसे आप पूछेगा कि उनमें जो सिरदर्द की समस्या है ये बनी रहती है, सूंघने की शक्ति में कमी, यानी यदि कोई ओके। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मतलब अब जब भी किसी कोरोना वायरस के ऐसे मरीज से मिलें जो कि कोरोना वायरस से पहले संक्रमित था और ठीक हो चुका, तो आप उनसे पूछिएगा कि उनमें जो सूंघने की शक्ति है उसमें आपको कमी दिखेगी, हल्की झंझनाहट, यानी उनके जो मस्तिष्क है उनमें थोड़ी सी झंझनाहट से दर्द जैसा रहेगा। इसके अलावा जो बोलने में असमर्थता दिखेगी, यानी वो बोलने में हिचकेंगे या कोई भी और दिक्कतें दिखेंगी। मैं भी थोड़ा हिचक रहा हूं तो मुझे मत समझिएगा, मैं कोरोना वायरस संक्रमित हूं। ठीक है, फिर इसके बाद में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रभाव अधिक बढ़ने पर होने वाली बीमारी कोविड-19 के कितने मरीजों को न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखाई देते हैं, इसे लेकर अनुमान अलग अलग है। यानी न्यूरोलॉजिकल लक्षण जो कोरोना वायरस के मरीज उनमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि किस वर्ग के लोगों में ये लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं या कौन से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। तो इस पर अभी भी अध्ययन चल रहा है, ये अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन ये चीज की पुष्टि की जा सकती है या कि इन शोधों के अनुसार कि कोरोना वायरस मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। और आपको एक चीज बता दें कि यदि हमारा मस्तिष्क थोड़ा बहुत भी प्रभावित होता है तो इससे हमारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। इसलिए सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें और 2 गज दूरी बनाए रखें। ठीक है, तो अब इससे जो दिमाग से जुड़ी जो दिमागी परेशानियों से जुड़े लक्षण हैं इनको देखते हैं कि क्या क्या लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। तो कई शोधकर्ताओं के अनुसार कोविड-19 के मरीजों में दिख रहे ये न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण है, जो सांस की गंभीर समस्या होने पर आमतौर पर होती है। तो सबसे मेन दिक्कत कोरोना वायरस में क्या होती है कि हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने में कठिनाई मतलब ऑक्सीजन, सांस में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही तो लेते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम होगी तो ऑक्सीजन कम होगी जिससे हमारी कोशिकाओं की मृत्यु होने लगेगी। कोशिकाओं की मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है ये हमारे जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो ये हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाओं में जो भोजन होता है तो इसको जलाने का काम करती हैं। जब ये भोजन जलता है तो इससे ऊर्जा निकलती है जिससे हमारे शरीर को या कोशिका को ऊर्जा मिलती है। कोशिका को ऊर्जा मिलती है तो जिससे कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है तो ऊतकों को ऊर्जा मिलती है, ऊतकों को ऊर्जा मिलती है तो हमारे अंगों को ऊर्जा मिलती है, हमारे अंगों को ऊर्जा मिलती है तो हमारे अंग तंत्र को ऊर्जा मिलती है, और हमारे अंग तंत्र को ऊर्जा मिलती है तो हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ये काम होता है। तो जो कोरोना वायरस है ये ऑक्सीजन की कमी कर देता है जिस कारण से जो हमारी कोशिकाएं हैं ये मरने लगती हैं। तो इन्हीं के कारण जो हमारा जो दिमाग होता है तो इसकी कोशिकाएं भी मरने लगती हैं, क्योंकि भाई दिमाग भी तो कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो इसलिए जो दिमागी समस्याएं ये उत्पन्न होती हैं। तो अब इसमें और मतलब अन्य लक्षण क्या ज्यादातर देते हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो दिमाग में सूजन,
वायरल मेनिंजाइटिस भी पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर जो चीनी शोधकर्ता हूँ वो भी गंभीर एन्सेफेलाइटिस से ग्रस्त एक 56 वर्षीय मरीज के सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में कोरोना वायरस के नमूने मिले थे। ठीक है, तो अब ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, तो जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो इसमें जो हल्का सा द्रव पाया जाता है उसको सेरेब्रॉन स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कोरोना वायरस के लक्षण देखने को मिले। ये हमें किसने बताया? चीनी शोधकर्ता ने, और उस मरीज की एज क्या थी? 56 वर्ष थी। ठीक है, तो ये लक्षण मतलब ये बहुत से शोध हैं, चीन में जो शोध हुए वो, फ्रांस में जो शोध हुए वो, अमेरिका में जो शोध हुए वो, ये सब बताते हैं कि कोरोना वायरस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं तो कोविड-19 के रोगियों का 40% से 60% डॉक्टर स्टीवंस जो जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं के अनुसार न्यूरोलॉजिकल और मनोरोग संबंधी लक्षणों का अनुभव करता है, लेकिन लक्षण मस्तिष्क और कोशिकाओं पर हमला करने वाले वायरस से सभी स्टेम नहीं हो सकते, वे पूरे शरीर में व्यापक सूजन का परिणाम भी हो सकते हैं। तो अब इसमें अन्य लक्षणों में जैसे हम देखें तो इसमें यह बताया गया है कि 40 से लेकर 60% मरीज तक न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से प्रभावित हो सकते हैं। अब इसमें एक व्यक्ति और हैं जो डॉक्टर रॉबर्ट स्टीवंस हैं, जो जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो इन्होंने भी कुछ चीजें बताई। तो इन्होंने बताया कि जो मनोरोग संबंधी लक्षण हैं ये भी हमें कोरोना वायरस के मरीजों में देखी जा सकती हैं। मनोरोग में क्या हो सकता है कि मान लो जो व्यक्ति है वो ज्यादा अंतर्मुखी हो जाए, यानी अपने अंदर अंदर बातें रखे रहे, या फालतू बड़बड़ाता रहे, या छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाए, या छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा आ जाए। ठीक है, ये सब लक्षण भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब ये था लेक्चर, तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा समझ मतलब बहुत अच्छा लगा हो, और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलो, तो अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने इस वीडियो में बता भी दिया है। आपने यदि वीडियो को अच्छे से देखा है और पूरा देखा है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये हल्का सा क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आपके पास में 4 ऑप्शन है: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और लसिका ग्रंथि। आप ये इस क्वेश्चन को हल करके इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और यदि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका ये डिसाइड कर देगा कि आपने 9वीं 10वीं और कितने अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कितने पानी में हैं। ठीक है, तो ये था लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ, और एंड ऑलवेज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट सेक्शन फॉर बेटर क्रिएशन। इस चीज को करना ना भूलिएगा। ठीक है, इसको खास कर कीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भेजिए, और जो लोग कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं तो उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए कि कोरोना वायरस हमारे दिमाग को भी संक्रमित कर सकता